आज का लेक्चर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। नमस्कार, मैं अशोक कुमार वर्मा, एएमबी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत। शुरू करता हूं मैं आज का लेक्चर। चलिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिखता हूं यहाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन, ये आज का टॉपिक है। और इस टॉपिक में एक ही फ्रॉम एल्कोहल, पहला मेथड फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से हम हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। हेलो एल्कीन बोले तो एल्किल हैलाइड। इस एल्कोहल में आप पहला एडिंग डाल लीजिए, एक और ए मान लेता हूं इसको, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। आराम से देखिएगा, ध्यान से, तो समझ में आएगा आपको पूरा अच्छे से। हेलोजन एसिड बोले तो HX जनरल फॉर्मूला, HX से नोट करते हैं। X आपके हेलोजन है, हेलोजन, और हेलोजन आप जानते हैं कौन कौन सी हैं, Cl है, Br है, I है, F भी होता है, पर इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ना है तो केवल क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको क्यों नहीं पढ़ेंगे ये भी मैं बता दूंगा आपको। थोड़ा सा रिएक्शन पढ़ने से पहले थोड़ी सी मैं बात करूं रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड। इन पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड। मैंने जो काटा, जो एफ है, मैं इसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आखिर मैं इसको यूज़ क्यों नहीं करूँगा, एफ को मैंने काट दिया, लेकिन मैं लिख भी देता हूँ आप चाहें तो। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, हम उसी से हम रिएक्शन कराएंगे। पहला मैं लिख देता हूँ HF, H सिंगल बॉन्ड F, ये भी हेलोजन एसिड है आपका। दूसरा H सिंगल बॉन्ड Cl, ये आपका हेलोजन एसिड है। S सिंगल बॉन्ड Br, ये आपका हेलोजन एसिड है। और चौथा आपका S सिंगल बॉन्ड I, ये आपका हेलोजन एसिड है। मैंने पहले भी जब लेक्चर हुआ था, शायद मैंने उसमें बताया हो, इनकी रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है। इनमें से जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। मैंने इससे पहले जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने नेचर ऑफ C सिंगल बॉन्ड X के बारे में बताया था। इस और इसके बीच में जो बॉन्ड है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, इस सिंगल बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर H और F के बीच में बॉन्ड के बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आप, H और F के बीच में जो बॉन्ड है वो सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। तो बॉन्ड लेंथ इसमें HI की सबसे ज़्यादा है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी उसमें कम लगती है। तो इस केस में एनर्जी कम लगेगी। तो अगर देखा जाए तो जो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, इसका मतलब है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो HI अच्छे से टूट जाएगा कंपेरिजन टू BR अच्छे से टूट जाएगा, और HCl अच्छे से। यानी इसका मतलब ये है कि HF की रिएक्टिविटी सबसे कम है, HCl की उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा BR की, सबसे ज़्यादा HI की। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा HI की होगी और सबसे कम HCl की होगी। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब सबसे कम रिएक्टिविटी है तो इसलिए इसको हम HF को हम यूज़ नहीं करते, ये रिएक्टिव ही नहीं होता है, इसका मतलब रिएक्शन नहीं करता है। बहरहाल हम अब अपने टॉपिक पर आते हैं, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड के बारे में। तो सबसे पहले एल्कोहल से बन रहा है तो एल्कोहल का ही मैं यूज़ करता हूँ। मैं डायरेक्ट रिएक्शन पे आता हूँ। रिएक्शन हमारी C2H5OH,
प्लस हेलोजन एसिड में HCl ले लेता हूँ, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो एल्केन बना देता हूँ मैं। यहाँ पर एक हेडिंग और डाल देता हूँ, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड में फॉर्मेशन ऑफ हेलोजन क्लोरो एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन मैं करूँगा यहाँ, या क्लोरीन वाला एल्केन बनेगा, यानी क्लोरीन वाला एल्किल हैलाइड आपका बनेगा। तो C2H5OH प्लस HCl के साथ रिएक्शन करा देता हूँ, तो एक कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यानी OH यहाँ से निकलेगा, Cl यहाँ अटैक करेगा, इसकी जगह Cl आ जाएगा, और OH और जो H आप देख रहे हैं वाटर बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा, यानी कि C2H5Cl प्लस H2O। तो इसका नाम इथाइल क्लोराइड बनता है, क्लोराइड। इसी को हम क्लोरो एल्केन भी कहते हैं, यानी क्लोरो एथेन। और ये आपका इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल, इस तरीके से। चलिए, अब ये तो बन गया इथाइल क्लोराइड। अगर मैं इथाइल ब्रोमाइड बनाऊं तो, या उससे पहले और बात मैं करूं, ये प्राइमरी एल्कोहल है। इसको मैं और खोल कर दिखाता हूं आपको, प्राइमरी कैसे है। कार्बन 2 है, मैंने 2 लगा दिए। हाइड्रोजन, घबराना नहीं है, बहुत ध्यान से देखते रहना, ऐसी कुछ कहानी इसमें आपको नज़र आएगी। ये वाला OH, ये बॉन्ड टूटा और यहाँ पर मैंने HCl ये लिया था, तो प्रोडक्ट हमारे पास इस तरीके से कुछ बना था। ये इस तरीके से, ये H मैंने और ओपन करके आपको दिखा दिया है, H और Cl प्लस H2O। मैं प्राइमरी एल्कोहल की बात कर रहा हूँ। प्राइमरी एल्कोहल कैसे है, ये OH जिस कार्बन पर अटैच है वो इस कार्बन पर अटैच है, और इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन अटैच है, इसका मतलब है प्राइमरी एल्कोहल है। इसका मतलब क्या है, ये प्राइमरी एल्कोहल है। यानी प्राइमरी एल्कोहल में एज ए कैटलिस्ट ZnCl2 का यूज़ किया गया, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल, जिसमें पानी ना हो, एनहाइड्रस। मैंने ऊपर भी लिख दिया, मैंने यहाँ भी लिखा है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन होता है। अगर मैं 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन कर रहा हूँ HCl के साथ में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो जरा आप देख लें। मैं इस पेज को पलट देता हूँ। 2 डिग्री एल्कोहल का मैं यूज़ करता हूँ, तो उस स्टेज में यहाँ पे देखिएगा, ये OH, सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे में कर ले, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड H। ये 2 डिग्री एल्कोहल है। उसकी वजह क्या है, OH जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उस कार्बन को पकड़िए आप। ये जो कार्बन है कितने कार्बन से और जुड़ा हुआ है, 1 और 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है ये 2 डिग्री एल्कोहल है हमारे पास। तो 2 डिग्री एल्कोहल को मैं HCl के साथ रिएक्ट करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तब OH यहाँ से निकलेगा, Cl यहाँ अटैच हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड H और Cl प्लस H2O। प्रोसेस वही है जैसा कि पहले था। अगर मैं इसकी जगह 3 डिग्री लेता हूँ, 3 डिग्री एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल में लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके का CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH प्लस HCl। यहाँ पर इस कैटलिस्ट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 3 डिग्री जो एल्कोहल है ये अधिक रिएक्टिव होता है कंपेरिजन टू फर्स्ट 1 डिग्री के या 2 डिग्री के। तो यहाँ पर किसी भी कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने इस सारी रिएक्शन मैंने आपको दिखा दी। CH3, ये CH3, यहाँ पर Cl और प्लस H2O। इसका नाम आप चाहें तो CH3 का उल्टा CH है, तो आइसो प्रोपिल एल्कोहल,
आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और ये जो बना आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आइसोप्रोपिल क्लोराइड का ये फॉर्मेशन हुआ। ये नियो ब्यूटिल अल्कोहल है। नियो 1 2 3 4 4 का ब्यूटिल अल्कोहल, और यहाँ से जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ वो होगा नियो ब्यूटिल क्लोराइड। अब आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 3 डिग्री अल्कोहल में हमें इसका यूज़ क्यों नहीं करना पड़ा कैटलिस्ट का? विदाउट कैटलिस्ट ही रिएक्शन कंप्लीट हो गई हमारी। तो मैं थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूँ। 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 1 डिग्री कुछ इस तरीके का था। मैं थोड़ा सा और एक बार और बना दूँ। ये OH था यहाँ, और यहाँ पर आपका एक ये CH3 था, CH3, यहाँ पर एक H था। इसको और थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बना, ज़्यादा शॉर्ट कर दिया मैंने। CH3 CH2OH ऐसा कुछ था। ये 1 डिग्री था। तो 1 डिग्री में था, तो 1 डिग्री में ये OH इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच है, तभी तो 1 डिग्री था ये। तो अगर मैं OH को यहाँ से निकाल देता हूँ, ये पूरा निकल गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया बाहर, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आया। जब इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया ऑक्सीजन ने, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। OH पर नेगेटिव होता है, आपको पता ही है। तो ये है कार्बोकैटायन। इसे हम, अगर कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बोकैटायन वो बोला जाता है। ये 1 डिग्री एल्कोहल का कार्बोकैटायन है। OH निकालने के बाद में जो बचा, अगर मैं 2 डिग्री से निकालता हूँ, तो 2 डिग्री तो आपके सामने यहीं पर दे रखा है, ये इस तरीके से। अगर मैं यहाँ से OH निकाल देता हूँ तो आपको ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा, यानी इस कार्बन पर आपको इस तरीके से मिलेगा। मैं यहीं पर लिखता हूँ CH3 CH3 और H और कार्बोकैटायन ये रहा पॉजिटिव। अगर मैं 3 डिग्री से निकालूँ तो कुछ कहानी कुछ ये आपको नज़र आएगी। CH3 और CH3 कार्बोकैटायन। तो ये कार्बोकैटायन है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है वो कार्बोकैटायन है। ये 1 डिग्री वाला कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन है। मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो ZnCl2 है 3 डिग्री में, उसका यूज़ क्यों नहीं किया गया कैटलिस्ट का? तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर को हम चेक करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये इस पॉजिटिव का मतलब है इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस पॉजिटिव का मतलब यही है। इस पॉजिटिव का मतलब ना, किसी भी पॉजिटिव का मतलब किसी भी एलिमेंट पे इसका मतलब ये है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपने GOC पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ नहीं भी पढ़ा है तो मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। एक पढ़ा होगा आपने प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? एक ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, और जितने भी एल्किल होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो एक ही मिथाइल ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको दो मिथाइल ग्रुप है, एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये 2 बार इलेक्ट्रॉन को डोनेट, ये भी डोनेट करेगा इसको, ये भी डोनेट करेगा इसको। तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी कंपेरिजन इसके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 प्लस आई हैं, ये देखिए, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा इस कार्बन को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है इसकी भूख जो थी इलेक्ट्रॉन को पाने की, वो ज़्यादा मिट गई, क्योंकि +3 इस पर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है मोर रिएक्टिव होता है कंपेरिजन टू 2 डिग्री के, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेरिजन टू 1 डिग्री के। तो इसीलिए 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है, चूँकि यहाँ इस पर OH जुड़ा हुआ था, तो 3 डिग्री एल्कोहल होता। तो ये रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा थी। जब रिएक्टिविटी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पर किसी भी कैटलिस्ट का यूज नहीं किया गया था। ये मेरा बताने का पर्पस था यहाँ। तो HCl से मैंने बना दिया, प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन करा दी, सेकेंडरी की करा दी, टर्सरी की मैंने करा दी। अब मैं आगे आपसे बात करता हूँ। ये तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो एल्केन हो गया। अब मैं बात करूं, तो दूसरी वाली बात करूं, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन। देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन
सिंपल सा है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो क्लोरो एक एल्केन में मैंने बता दी सारी बातें, Cl जुड़ा होता है, एल्किल पर Cl जुड़ाएगा, इसका मतलब क्लोरो एल्केन है। और एल्किल पर Br अटैच होगा, इसका मतलब ब्रोमो एल्केन है। तो जैसे हमने आपको पहला कंपाउंड लेता हूँ C2H5OH, ये पहला एल्कोहल, एल्कोहल से कहानी चल रही है हमारी। तो HCl लिया था हमने वहाँ, तो क्लोरो एल्केन बनाता है ये, तो यहाँ हम HBr ले लें तो बन जाएगा ब्रोमो एल्केन। पर ये रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। पहले हमें HBr को स्टेबल करना है। HBr कैसे स्टेबल होगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए आप, यहाँ पर आपको HBr को स्टेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोडियम ब्रोमाइड, मैं रिएक्शन लिख दूँ पहले यहाँ, C2H5OH प्लस सोडियम ब्रोमाइड लेना पड़ेगा हमें, और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हमें लेना पड़ेगा H2SO4। अब इमीडिएटली क्या होता है, रिएक्शन में ही बनता HBr ही है, लेकिन जो HBr बनता है वो स्टेबल HBr कहलाता है। अब NaBr और H2SO4 को मैं अलग से लिख करके दिखा दूंगा आपको यहाँ, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चलता है रिएक्शन में। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ NaBr प्लस H2SO4। अगर इन दोनों को मिला दूंगा तो बनेगा क्या, देखिए आप, HBr हमें बनाना है, ये HBr हमें चाहिए। अब ये HBr स्टेबल है, ये वाला HBr प्लस प्लस NaHSO4, NaHSO4 इस तरीके से बनता है। तो ये रिएक्शन इस तरीके से आपको फॉर्म करती है, पर ये आपको अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप बस ध्यान रखें कि NaBr और H2SO4 से बनता HBr ही है, लेकिन वो इमीडिएटली रिएक्शन के अंदर ही इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए अब NaBr और H2SO4 का यूज़ करेंगे हम, डायरेक्ट HBr का यूज़ नहीं करेंगे। HBr यहीं फॉर्म होगा रिएक्शन के अंदर ही, और क्या बनेगा अब आप देखिए, OH निकल जाएगा, यहाँ पर Br अटैच हो जाएगा, C2H5Br आप देख पा रहे हैं, प्लस C2H5Br यह आपका यूज़ हो गया। अब एक H यहाँ से और एक OH, तो वाटर मॉलिक्यूल आपका फॉर्म हो जाएगा। प्लस क्या क्या बचा वो आप देखिए, Na बचा और HSO4 बचा, तो NaHSO4, इसका नाम इथाइल ब्रोमाइड। जैसे आपने HCl से रिएक्शन करा था, डायरेक्ट आप HBr से रिएक्शन नहीं कराएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ NaBr और H2SO4 का यूज़ करना पड़ेगा। पहले यहाँ इसी रिएक्शन में ही आपको HBr बनता हुआ नज़र आएगा इमीडिएटली। तो इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी, इथाइल ब्रोमाइड। और ये इसका नाम अगर आप नहीं जानते हैं, सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में लिख देता हूँ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये प्रोसीजर है हमारे पास। तो ये तो हो गया ब्रोमो एल्केन। अगर मैं आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन करता हूँ तब क्या यूज़ करेंगे, मैं आगे लिखता हूँ। तो 3 क्लोरीन वाली प्रोडक्ट बन जाएगा, ब्रोमीन वाला भी, एक आयोडीन वाला भी बता देता हूँ। तो पेज पलटता हूँ, चलिए। तो फॉर्मेशन ऑफ आयोडो एल्केन, तीसरा इसका पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ आयोडो एल्केन। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ आयोडो एल्केन, जैसे हमने HCl वाला यूज़ किया था डायरेक्टली, HBr वाला यूज़ नहीं किया था हमने। अब यहाँ पर HI हमें यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर भी रिएक्ट नहीं होता, वो भी अनस्टेबल होता है। देखो किस तरीके से, C2H5OH प्लस HI, नो रिएक्शन। अब क्या होना चाहिए, बनेगा तो HI, लेकिन HI के लिए हमें क्या करना है वो चीज़ हमें देखनी है।
HI के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिएगा C2H5OH प्लस NaI प्लस H3PO4 इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, या Na की जगह Ki भी हम लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए दूसरी रिएक्शन C2H5OH प्लस Ki प्लस H3PO4 इजकल टू, पहले यहाँ कर देता हूँ रिएक्शन, उसके बाद में आप यहाँ देख लीजिएगा। NaI और H3PO4 जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये पहले रिएक्ट होकर के बनाएगा HI, H ये रहा और I ये रहा, HI बनाएगा, यहाँ बचेगा NaH2PO4। तो HI रिएक्शन तो HI से होनी है, लेकिन यहाँ पर ये अनस्टेबल कंपाउंड है HI, इसी में ये दोनों प्रोडक्ट, ये दोनों रिएक्टेंट आपस में मिल करके HI का फॉर्मेशन करते हैं, तब जा कर के रिएक्शन होती है। अगर मैं शॉर्ट में अगर लिखूँ, इन दोनों की रिएक्शन लिखूँ तो कुछ इस तरीके से होगी। NaI पर आपको कॉपी में नहीं करना है, NaI प्लस H3PO4 इजिकल टू HI प्लस H यहाँ से ले लिया मैंने एक, और I ये हमारे पास ये है। अब हमें क्या बचा, Na बचा और H के दो बचे, PO4 बचा, तो NaH2PO4 में लिख सकता हूँ। तो ये शॉर्ट में ये रिएक्शन आपकी नज़र आपको आ रही होगी, पर ये रिएक्शन आपको अलग से नहीं देनी है, आपको ध्यान रखनी है कि क्या बनता है। तो मैं अब आता हूँ मेन रिएक्शन पर, देखिएगा इस तरीके से जाना, OH निकल जाएगा, I जुड़ जाएगा वहाँ, तो C2H5I प्लस, आगे आप देखिए NaH2PO4 बनेगा, ये रहा हम NaH2PO4, इसके अलावा OH और एक H यहाँ से निकल के तो बन जाएगा आपका H2O प्लस NaH2PO4, NaH2PO4 इस तरीके से। तो ये प्रोसीजर है आपका। इथाइल आयोडाइड बना, वाटर बना, सोडियम डाई, इसका नाम और नोट कर लीजिए आप, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये NaI की जगह Ki भी हम यूज कर सकते हैं। देखिएगा C2, देखो सेम रिएक्शन, Na की जगह बस K लगाना आपको, C2H5I प्लस H2O प्लस KH2PO4, ये बन जाएगा पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो इस तरीके से हमने क्लोरो एल्केन बना दिया है, ब्रोमो एल्केन बना दिया और आयोडो एल्केन बना दिया। क्लोरो एल्केन में HCl का यूज़ किया गया, ब्रोमो एल्केन में NaBr और H2SO4 का यूज़ किया गया, जबकि आयोडो एल्केन बनाने के लिए NaI और H3PO4 का यूज़ किया गया। तो ये ध्यान रखना है कौन सा हमें हेलो एल्केन बनाना है। क्लोरो वाला बनाना है तो HCl सिलेक्शन होगी, ब्रोमो वाला बनाना है NaBr और H2SO4 की रिएक्शन होगी। अगर हमें बनाना है आयोडीन वाला, तब Ki या NaI प्लस H3PO4 के साथ रिएक्शन होगी। तो ये हमें पता होना चाहिए हमें रिएक्ट किसके साथ करना है और हमें फॉर्मेशन किसका करना है। तो चलिए समझ में बात आ रही होगी आप लोगों को अच्छे से, अगर आप बैठ कर देख रहे होंगे इस चीज़ को। तो 3 रिएक्शंस मैंने आपको बता दी, तीनों के बाद में थोड़ा सा एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। टॉपिक था आपका बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। अब मैं दूसरा करता हूँ शुरू, सेकंड वाला, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड, आपके फॉस्फोरस हैलाइड कौन कौन से हैं, PX3 और आपको पढ़ना है PX5।
यानी कि PCl3 PCl5 या PbR3 PbR5 Pi3 Pi5। तो अब फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन है, एक जनरल सी रिएक्शन मैं आपको बता दूं या डायरेक्ट रिएक्शन कर दूं, कोई परेशानी नहीं है। बुक्स में जनरल रिएक्शन लिखी हुई है, मैं डायरेक्ट आता हूं अपने बात पर। C2H5 अगर मैं क्लोरो एल्किन बनाऊं तो पहला क्लोरो एल्किन वाला है C2H5OH एल्कोहल प्लस PCl3। मैंने क्लोरो एल्किन बना रहा हूं पहले, इजिकल टू OH निकल जाएगा, डेफिनेटली Cl जुड़ेगा, वेरी गुड, यस सर। C2H5Cl बनेगा प्लस। अब आप देखिए C2H5Cl बना, Cl के 3 मॉलिक्यूल, यहाँ पर C2H का एक ही है, तो 3 करने के लिए यहाँ पर हमें थ्राइस करना पड़ेगा। ओके सर, थ्राइस कर दिया आपने। अब थ्राइस करने के बाद में अब देखिए क्या क्या बचा। तो यहाँ पर थ्राइस करने के लिए क्लोरीन तो पूरे हो गए, C2H5 का एक, यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ इस पर भी थ्राइस कर लें हम। ठीक है सर, आपने कर दिया, बढ़िया बढ़िया रहा। अब आप देखिए क्या क्या बचा। H के 3 बचे, P का 1 बचा, O का 3 बचा। तो H3, H के 3 बचे, P का 1 है, O के 3 है, O के 3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई सारे में हो रही है, तो यहाँ पर O के भी 3 है, H की भी 3 है, और C2H5 के भी 3 मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से H3PO3 का फॉर्मेशन हमारा होता है, और इसका नाम होता है H3PO3 का नाम फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है इसका? फॉस्फोरस एसिड। यानी कि PCl3 से रिएक्शन करते हैं तो फॉस्फोरस एसिड बनता है। अगर मैं ये रिएक्शन PCl5 से साथ करता हूँ तो देखिए अब क्या बनता है। C2H5OH प्लस PCl5 इजकल टू, डेफिनेटली OH निकला, Cl अटैच हुआ। ठीक है सर, ये तो काम आप काफ़ी देर से करते आ रहे हैं। C2H5Cl प्लस, अब आप देखिए एक H और एक Cl मिलकर के HCl बनाता है इसमें, प्लस। अब क्या क्या बचा? P बचा, बिल्कुल से सही है, O बचा, Cl के 3 बचे, POCl3 बनता है। इसका नाम है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फॉस्फोरिल क्लोराइड भी इसको हम कहते हैं। तो PCl3 से रिएक्शन करते हैं तो H3PO3 का फॉर्मेशन होता है, और जब PCl5 से करते हैं तब POCl3 का फॉर्मेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है अपनी भाषा में, अपने तरीके से। चलिए, अब अगर ये तो था फॉर्मेशन ऑफ हेलो क्लोरो एल्किन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो एल्किन। अगर मैं ब्रोमो एल्किन बनाऊं तो इसका दूसरे वाले का पहला पार्ट था ये। अगर मैं ब्रोमो एल्किन बनाऊं एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्किन, अब Br का यूज करेंगे हम। फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्किन क्या यूज करेंगे हम? Br का हम यूज करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्किन में। अब देखिए होता क्या है, C2H5OH प्लस PbR3 हम यूज़ करना चाहिए। जब ये Cl बनाया, जब क्लोरो एल्किन बनाया, तो ब्रोमो एल्किन का यूज़ हमें PbR3 यह यूज़ करना चाहिए, पर ये रिएक्शन नहीं होती है। नो रिएक्शन, इस तरीके से रिएक्शन नहीं होती है, ये अनस्टेबल है। इसको फिर स्टेबल करेंगे। इसको स्टेबल कैसे करेंगे वो मैं यहाँ रिएक्शन लिख देता हूँ, आपको देखिएगा। रेड फॉस्फोरस रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ में, मैं लिख दूँ जरूर। रेड फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में होता है फॉस्फोरस, और रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ में Br2 के साथ में। तो बनाता क्या है? PbR3 का फॉर्मेशन करता है, यहाँ से PbR3 बनता है इमीडिएटली रिएक्शन के अंदर ही। तो होता क्या है, आप इसको देखिए, फॉस्फोरस के यहाँ 4 हैं, यहाँ एक ही है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ ब्रोमीन की 4 थी 12, यहाँ पर 2 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें तब 12 हो जाएगा। तो एक रिएक्शन तो ये हमारे पास हो गई।
तो PbR3 बन गया, तो रिएक्शन हमारी PCl3 के साथ हो जाएगी। जैसे ये हो रही थी ना, वैसे ही हमारी ये रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ले देता हूँ, यहाँ पर इस रिएक्शन को यहाँ आपको नहीं लिखना है कुछ भी, यहाँ पर यहाँ से शुरू करना है आपको। ये मैं काट देता हूँ इसको। यहाँ पर देखिएगा C2H5OH प्लस PbR3, तो ये दोनों रिएक्शन आपको करनी है साथ में, पहले यहाँ से करनी है फिर ये करनी है। इजकल टू क्या बन जाएगा, देखिए आप C2H5Br प्लस, अब देखो इसमें H3PO3 बना था, तो इसमें भी सेम, जो PCl3 PbR3 है यहाँ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा H3। क्यों हो जाएगा H3, देखो PbR3 है बना C2H5Br, तो Br के यहाँ 3 है, यहाँ पर एक ही, तो थ्राइस कर लें हम। 3 C2H5 हो गए, तो यहाँ पर एक ही, तो यहाँ पर थ्राइस कर लें। अब देखो यहाँ 3 H के बचे, 3 O के बचे, एक P बचा, तो बचा ना H3PO3। बात समझ में आई? इस तरह से करानी है। इन दोनों रिएक्शन को आप साथ करें। अगर आप इन दोनों रिएक्शन को साथ नहीं करना चाहते हो, इसको एक ही रिएक्शन में लिखना चाहते हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा होगा जी। मैं यहाँ पर फाइनल रिएक्शन एक लिख देता हूँ, आप 2 स्टेप में ना करके एक ही स्टेप में आप कर सकते हो। C2H5OH प्लस Br2 प्लस रेड फॉस्फोरस P इजकल टू C2H5Br प्लस H3PO3। इस फॉर्म में भी आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं। इसको बैलेंस करता हूँ, 6 कर लीजिए आप यहाँ, थ्राइस कर लीजिए आप यहाँ, ट्वाइस आप यहाँ कर लीजिए, 6 यहाँ आपको यहाँ हो जाएगा, ट्वाइस आपको यहाँ हो जाएगा। बैलेंस करना आप जानते हो अच्छी तरह से। एक स्टेप में चाहें तो आप एक स्टेप में भी इसको कर सकते हैं, पर 2 स्टेप में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो PCl3 की तरह रिएक्शन हो रही है, ये ज़्यादा बेटर है। फिलहाल मुझे एक स्टेप ज़्यादा पसंद नहीं आया, पर ये 2 स्टेप में बड़ा अच्छा लगा मुझे काम करना। तो चलिए, क्लोरो एल्केन हो गया, ब्रोमो एल्केन हो गया। अब जरा आयोडो एल्केन पे भी मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। मैं पेज को पलटता हूँ, यहाँ पेज का थोड़ा सा अभाव। चलिएगा, देखिए आपको इस तरीके से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल पेन यहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन, देखिए ब्रोमो एल्केन किसे फॉर्मेशन करना है हमें, देखिएगा C2H5OH प्लस, वही बात फिर Pi3 होना चाहिए, पर फिर भी ये इससे रिएक्ट नहीं होता, ये अनस्टेबल। इसको हम स्टेबल करें, यानी कि रिएक्शन तो यहाँ नहीं होगी। अब रिएक्शन कहाँ होगी वो देखिए आप, यहाँ पर रेड फास्फोरस यानी P4 प्लस, जैसे उसमें हमने किया था P4 प्लस I3 आयोडीन, ब्रोमीन की जगह हम आयोडीन ले लें, I2 इजकल टू, यहाँ बन जाएगा Pi3। अब देखिएगा 3 फास्फोरस 4, तो 4 कर लें, 4 3 12 6 कर लेती है, तो ये आप Pi3 बन गया, वो PCl3 वाले सेम। अब हम रिएक्शन कर सकते हैं C2H5OH प्लस Pi3 इजकल टू, वो हट जाएगा, I जुड़ जाएगा, C2H5I प्लस H3PO3। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इस रिएक्शन को। आप चाहें तो बैलेंस करें फिर दोबारा से सेम बात। I के 3 है, I का यहाँ 1 है, तो हम डेफिनेटली यहाँ थ्राइस करें, यहाँ C2H के 3 हो गए, यहाँ 1 है तो यहाँ पर थ्राइस कर लें। अब H के 3, O के 3, P का 1, तो H3PO3 आपका कंप्लीट हो गया। H3PO3 का नाम मैंने आपको बता दिया पहले भी, फॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, H3PO3। चल, अब ये तो थी बाई द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। तो 3 तरीके से हमने पढ़ा दिया आपको हैलोजन बनाने का। एक तो बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड,
दूसरा बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। एक और तरीका, और मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में लास्ट तरीका होगा शायद इसका, हाँ बिल्कुल लास्ट ही है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। तीसरा बहुत सिंपल सा और सबसे सरल भी, सबसे आसान भी और आता भी बहुत है ये। तीसरा बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन थायोनिल क्लोराइड। इसी को हम डार्जन प्रोसेस भी कहते हैं। डार्जन प्रोसेस के नाम से इसको जानते हैं, डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ये पहली नेमिंग रिएक्शन ये आपका मान कर, डार्जन प्रोसेस क्या होता है, यही होता है थायोनिल क्लोराइड। तो मैं रिएक्शन करता हूँ डायरेक्ट, C2H5OH प्लस SOCl2, ये थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला, थायोनिल क्लोराइड। आप देखिएगा यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट प्रीडीन, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला आप नहीं जानते मैं बता देता हूँ, C5H5N, ये होता है फॉर्मूला प्रीडीन का। चलिएगा OH निकल जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, तो C2H5Cl बनेगा, यानी क्लोरोएथिन। और आपका क्या बनेगा, H और एक Cl, HCl बनेगा, प्लस 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 क्या बचा S, ये रहा O बना, और ये एक O यहाँ से बचा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोनों ही गैस की फॉर्म में है। तो सबसे अच्छा प्रोसेस इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड यानी कि हेलो एल्केन बनाने का सबसे सस्ता, सबसे सरल तरीका डार्जन प्रोसेस है। उसकी वजह क्या है, हल सस्ता मैं नहीं कह सकता सस्ता है, पर सबसे सरल तरीका यही है। उसकी एक वजह है, ये जो बाई प्रोडक्ट दोनों HCl और SO2 आपको बने, इनका जो फॉर्मेशन हुआ, ये दोनों गैसेस फॉर्म में है। अब ये इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं इससे, इथाइल क्लोराइड से। इसीलिए इस प्रोसेस को हम इम्पोर्टेंट प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे अच्छा, या हेलो एल्किन बनाने का सबसे अच्छा बढ़िया तरीका है। इसी प्रोसेस को हम डार्जन प्रोसेस भी कहते हैं। तो एल्कोहल से जितना भी प्रोसेस था, जितना भी एनसीईआरटी में रिएक्शन थी, मैंने सारी की सारी आपको 1 बाय 1 कराई हैं। मुझे उम्मीद है अगर सारा का सारा आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और तरीके से आप देखेंगे तो आपको हर बात समझ में आ जानी चाहिए। एक एक रिएक्शन को तरीके से लिखेंगे, तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर ज़रूर आपको दूंगा। बस आज इतना ही मैं इस लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। इतना ही इस लेक्चर को मैं अब रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं आगे और फिर प्रोसेस करता हूँ, क्योंकि आगे प्रोसेस और भी है बाय हाइड्रोकार्बन से, बाय हाइड्रोकार्बन, तो उसको मैं अलग वीडियो में डालूंगा। उसके बाद मैं हेलोजन एक्सचेंज प्रोसेस है वो उसको तीसरी वीडियो में डाल दूंगा। जैसा भी मुझे लगेगा कि हाँ अगले वीडियो मेरा शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा, मैं उस हिसाब से मैं ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं डालना चाहता, क्योंकि बच्चे भी बोर हो जाते हैं। पर मैं प्रयास किया है मैं छोटा बनाने का, पर जितना मैं छोटा बना सकता था मैंने उस तरह से बनाया है। मैंने भरपूर प्रयास किया समझाने का। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इसी आशा के साथ मैं अशोक कुमार वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।